हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग डेली बेसिस पे डेट वाइज अपने करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 के एमसीक्यूज हम लोग हर वीडियो में करते हैं, ताकि हम लोग डेली डेट वाइज करंट अफेयर्स के साथ खुद को अवेयर कराते रहें और हमारे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन भी स्ट्रांग होता चले। करंट अफेयर्स में आप लोगों को डेट बाय डेट कराता हूँ, फिर आप लोगों को वीकली कराता हूँ, फिर आप लोगों को मंथली कराता हूँ। जो आपका आने वाला एसबीआई पीओ मेंस है, आईबीपीएस पीओ मेंस है, एसबीआई आईबीपीएस के क्लर्क मेंस है। आज आप लोगों का एनआईसीएल का भी प्री हो चुका है, तो अब एनआईसीएल का भी मेंस आने वाला है। फिर इधर आप लोगों का यूपी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम है। मल्टीपल एग्जाम्स आ रहे हैं जिनके अंदर करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग सेक्शन मेंस का यही होता है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया, मेंस आपको क्लियर करना है तो आपको करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं डेली एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which bank successfully completed its maiden 500 million US dollar bond issuance through its IFSC banking unit at Gift City, गांधीनगर? तो एक बैंक है, उस बैंक ने क्या करा, उसने अपना पहला 500 मिलियन डॉलर का बॉन्ड इशू करा है थ्रू आईएफएससी बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। वो कौन सा बैंक है? तो वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना 500 मिलियन डॉलर का मेडन बॉन्ड इशू करा है थ्रू आईएफएससी बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी। 3 साल का जो बॉन्ड है, इस पे कूपन रेट रहेगा 5.625% का। और ये रेगुलेशन एस फॉर्मेट में इशू किया गया है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग मिली है BBB-। BBB- रेटिंग इसको मिली है S&P ग्लोबल रेटिंग से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई ने रिसेंटली बोला है कि जो एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स है उस पर कंसेप्शनल स्वैप फैसिलिटी चल रही थी, वो स्वैप फैसिलिटी बंद की जा रही है। कौन सी डेट से बंद की जा रही है ये पूछा गया है। तो उसे बंद किया जा रहा है 31 अगस्त 2026 से। 31 अगस्त 2026 से आरबीआई ने बोला है। इन्होंने बेसिकली जो डेट ऑफ क्लोजर थी ना, उसे एडवांस कर दिया है। पहले ये डेट ऑफ क्लोजर 30 सितंबर थी, अब इसे एडवांस करके 31 अगस्त कर दिया है। किस चीज का? कंसेप्शनल स्वैप फैसिलिटी फॉर एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स। जो एफसीएनआर बी डिपॉजिट है, इसे 8 जून 2026 को लॉन्च किया गया था। मतलब ये जो कंसेशनल स्वैप फैसिलिटी है इसको, और इसके हेल्प से बैंक ने 52.3 बिलियन डॉलर्स को मोबिलाइज भी किया इन 30 एज ऑफ 13 अगस्त 2026। अब सबसे बड़ा सवाल है, एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स होते क्या हैं? अगर आप लोगों ने मेरे बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस देखे हैं तो उसके अंदर तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं एफसीएनआर बी अकाउंट क्या होता है, या फिर डिपॉजिट तो एक तरह का अकाउंट है ना। तो एफसीएनआर बी अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आप अगर बाहर से हो और आपको इंडिया में अपना फिक्स डिपॉजिट करना है, तो यू कैन मेंटेन अ फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया विच इज फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज। ठीक है। इन तो आप इंडिया में जो अकाउंट अपना डिपॉजिट अकाउंट खोल रहे हो, ये ये मतलब फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी के लिए है। फॉर अ टेन्योर एज आरबीआई में स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ। अब क्योंकि अकाउंट तो आपको फॉरेन करेंसी में मेंटेन है, एफसीएनआर की फुल फॉर्म होती है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल। तो ये आपका अकाउंट तो फॉरेन करेंसी में है, बट ये एक तरह का उसमें डिपॉजिट है। जब आप एनआरओ एनआरई अकाउंट की बात करते हो ना, उसमें डिपॉजिट्स नहीं होते, वो आपके सेविंग्स अकाउंट की तरह होते हैं एक तरह से। बट एफसीएनआर बी अकाउंट जो है, ये आपके डिपॉजिट अकाउंट है, मतलब एफडी टाइप के अकाउंट्स हैं। अब अकाउंट तो आपका फॉरेन करेंसी में मेंटेन हो रहा है। फॉरेन करेंसी में मेंटेन होने का बेनिफिट ये है कि जो करेंसी फ्लक्चुएशन से आपके ऊपर रिस्क नहीं रहेगा। जैसे एनआरई बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह से जो भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, द फंड्स इन दिस अकाउंट एंड द इंटरेस्ट अर्न, वो इंडिया के अंदर टैक्स फ्री रहते हैं। ओके। According to RBI data, bank deposits growth accelerated to what level as of 31 July 2026, marking its highest level since December 2016। तो 2016 दिसंबर में बैंक डिपॉजिट सबसे ज्यादा थे। अब 31 जुलाई 2026 को उससे भी ज्यादा हो गए। दैट मीन दिसंबर 16 के बाद तो ये डिक्लाइन हो रहे थे। दिसंबर 16 में सबसे ज्यादा क्यों थे? याद करो, वो डिमोनेटाइजेशन का फेज था, उस समय लोगों के डिपॉजिट्स बैंक में जमा हो गए थे। उसके बाद से अब 31 जुलाई को बैंक डिपॉजिट ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है। कितनी हुई है? 15.4%। 15.4% डिपॉजिट ग्रोथ हुई है। ये हुई है 31 जुलाई 2026 की। 15.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 31 जुलाई 2026 की। इट इज द हाईएस्ट सिंस दिसंबर 2016। एग्रीगेट डिपॉजिट जो है, दे रोज टू दे रोज बाय 6.61 ट्रिलियन रुपीस ड्यूरिंग द फोर्टनाइट टू
269.41 ट्रिलियन। तो 31 जुलाई 2026 को हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर, मैं फाइनेंशियल सिस्टम की बात नहीं कर रहा, कैपिटल मार्केट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सिस्टम में जो डिपॉजिट्स है कस्टमर्स के, दैट डिपॉजिट रिचेस 269.41 ट्रिलियन रुपीज। और इसको जो आरबीआई का स्पेशल एफसीएनआरबी स्वैप फैसिलिटी है, जिसको अभी अभी हमने पढ़ा था, उसका सपोर्ट भी मिला है इसको। विजमोनी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, उन्होंने एक एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप करके विज वोएगर मल्टी करेंसी कार्ड लॉन्च करा है। विज वोएगर मल्टी करेंसी कार्ड ये लॉन्च करा है विजमोनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने। कौन सी एयरलाइन के साथ टाई अप करा इन्होंने? ओमन एयर के साथ। तो विजमोनी फाइनेंशियल सर्विसेज, पहले इसका नाम यूनिमोनी होता था, इन्होंने ओमन एयर के साथ टाई अप करा और विज वोएगर मल्टी करेंसी कार्ड लॉन्च करा है। ये एक एआई पावर्ड प्रीपेड वीजा कार्ड है जो कि मोर देन 35 करेंसीज को सपोर्ट करता है, और जो स्टूडेंट्स है, प्रोफेशनल है, टूरिस्ट है, उन लोगों के यूज के लिए इस कार्ड को डिजाइन किया गया है। ओमन की बात की जाए तो ओमन की कैपिटल है मस्कट और ओमन की करेंसी है रियल। सेबी ने रिफॉर्म्स दिए हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, आईएसआईएन है, आईएसआईएन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सेबी ने ये मतलब इससे रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज करे हैं। उन रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है, हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी सही है। एन आईएसआईएन इज अ 12 कैरेक्टर यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ग्लोबली। तो इसमें बोला गया है कि जो आईएसआईएन है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक 12 कैरेक्टर का अल्फान्यूमेरिक कोड है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ग्लोबली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। जिसमें से जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स हैं आईएसआईएन नंबर के, वो कंट्री कोड के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट 9 कैरेक्टर्स आईएसआईएन के सिक्योरिटी आइडेंटिफायर है, और जो फाइनल कैरेक्टर है, इट इज अ चेक डिजिट विच इज यूज्ड फॉर वैलिडेशन। ठीक है, तो आईएसआईएन नंबर के लिए हमें ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है। क्या चारों सही है, कोई एक सही है, कोई 2 सही है, कोई 3 सही है, क्या कंडीशन है? इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, चारों की चारों स्टेटमेंट सही है। तो जो सेबी के आईएसआईएन नंबर यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर को लेकर नॉर्म्स थे, उसके अंदर आईएसआईएन नंबर को डिफाइन किया गया कि एक यूनिक 12 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ग्लोबली आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, जिसके फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स कंट्री कोड बताएंगे और नेक्स्ट 9 कैरेक्टर सिक्योरिटी आइडेंटिफायर होंगे, और जो फाइनल कैरेक्टर होगा वो एक चेक डिजिट है जिसको वैलिडेशन के लिए यूज किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सेबी ने ऑल्सो एक चीज प्रपोज करी है कि जो SEBI has also proposed raising the maximum number of ISINs maturing in a financial year from 14 to 17। SEBI ने बोला कि पहले सिर्फ 14, मतलब इनिशियली बोला गया था कि 14 ISINs ही मैच्योर होंगे एक साल में, बट अब उसे 14 से बढ़ा के कर दिया गया है 17। तो आपकी न्यूज का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया कि 14 से बढ़ा के 17 कर दिया गया है, बट उसके लिए हमें ISIN नंबर जानना भी जरूरी था। तो कुछ उस तरह से क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन को डिफाइन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। According to Bank of Baroda Economic Research Development, what was the total value of investments announcements in India between April 1 and अगस्त 5 2026 during financial year 26-27? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट रिपोर्ट, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर बोला गया है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में 1 अप्रैल से लेके अगस्त 5 2026 तक ड्यूरिंग द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर, ये हुआ है 26.75 ट्रिलियन रुपए। इन्वेस्टमेंट इंडिया में 26.75 ट्रिलियन रुपए हुआ है, जिसमें से जो आईटीईएस सेक्टर है हमारा, आईटीईएस सेक्टर जो आईटी से रिलेटेड सर्विसेज रिलेटेड सेक्टर है, that accounts for about 56% of the total, attracting 14.98 ट्रिलियन। मतलब 14.98 ट्रिलियन मेरा 26.75 में से आईटीईएस सेक्टर से आया है। जो ये हमारा कॉल सेंटर वाला इंडस्ट्री है ना, बीपीओ इंडस्ट्री, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का, वो आईटी ओब्लिक आईटीईएस माना जाता है। तो आईटीईएस भी हमारा उसी का एक पार्ट होता है, उसकी डेप्थ में हमें जाने की नीड नहीं है। तो ये बोला गया है कि इट इज ऑलमोस्ट एंटायरली कंसंट्रेटेड इन डेटा सेंटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ जो आईटीईएस सेक्टर की बात की जा रही है, इसमें डेटा सेंटर्स और एआई रिलेटेड है सारा। सेबी ने बोला है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं टू ब्रॉडन द पार्टिसिपेंट बेस एंड एनहेंस लिक्विडिटी। बात है कि कौन से मार्केट में इन्वेस्ट करने की उन लोगों को परमिशन दी गई है। इससे पहले नहीं कर पाते थे, बट नाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। तो वो कौन सा मार्केट है?
बात बोला गया है कि एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो सेबी ने बोला है कि जो एफपीआई पार्टिसिपेशन है, एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन नाउ पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स टू एनहेंस लिक्विडिटी, प्राइस डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन विद इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स। तो बेसिकली जो हमारा कमोडिटी मार्केट है उसका में इंटरनेशनलाइजेशन करना है, वो तभी हो पाएगा जब इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। प्रपोजल्स के अंदर नॉन एग्रीकल्चरल इंडेक्स डेरिवेटिव्स को कवर किया गया है, फिजिकली सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को लिंक किया गया है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर एंड बेस मेटल्स के साथ में, जो इसमें कवर होंगे। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स, एप्पल पे इज एक्सपेक्टेड टू इनिशियली लॉन्च इन इंडिया विद सपोर्ट फॉर विच पेमेंट मेथड। तो एक एप्पल पे आने वाला है इंडिया के अंदर, ये कौन से पेमेंट मेथड को सपोर्ट करेगा? वीजा और मास्टर कार्ड पेमेंट्स को। एप्पल पे सितंबर या अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, और ये वीजा और मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट किया करेगा। यूपीआई लॉन्च को इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको एनपीसीआई का अप्रूवल भी चाहिए और एक स्पॉन्सर बैंक की पार्टनरशिप भी चाहिए, जो कि शायद अभी तक एप्पल को नहीं मिली है। SEBI proposed allowing eligible overseas investors to complete digital KYC without physical traveling to India. Which of the following is not covered under this proposal? तो जो हमारे ओवरसीज इन्वेस्टर्स है ना, जो बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें बोला है कि आप अपना डिजिटल केवाईसी कर सकते हो, आपको इंडिया ट्रैवल करने की नीड नहीं है। नाउ द थिंग इज कि इसमें कि इस कंडीशन में कौन कौन लोग कवर है इनमें से? नॉन रेजिडेंट Indians, overseas citizens of India, foreign nationals, person resident outside India in FATF compliant nations, individual seeking registration as foreign portfolio investors. तो इसमें जो individuals which are seeking to register themselves as foreign portfolio investors, वो digitally KYC सबमिट नहीं कर सकते हैं, बाकी चारों कर सकते हैं। ठीक है, तो किस किस को अलाउ करा है? इसके अंदर अलाउ किया गया है नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस को, फॉरेन नेशनल्स को, और द पर्सन रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया इन एफएटीएफ कंप्लायंट नेशन। रोका किसको है? रोका गया है इंडिविजुअल सीकिंग रजिस्ट्रेशन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है। Which snake boat emerged victorious in 72nd Nehru Trophy boat race held at Punnamada Lake in Alappuzha? तो स्नेक बोट्स की ना एक मतलब नेहरू ट्रॉफी होती है। ये नेहरू ट्रॉफी एक बोट रेस होती है जो कि केरला के अंदर कराई जाती है, लेक आलापूजा में, और 72nd एडिशन हुआ है। तो मतलब बहुत पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है, बहुत पुराना स्पोर्टिंग इवेंट है। अब बात है कि कौन सी बोट इसमें विक्टोरियस इमर्ज हुई है। तो ये हुई है अरोमल चुंदन। अरोमल चुंदन नाम की बोट है जो कि इसमें जीती है। स्नेक बोट है जो कि जीती है 72nd नेशनल नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। अरोमल चुंदन won the 72nd नेहरू ट्रॉफी बोट रेस एट पुनामडा लेक इन अलापुजा केरला। ठीक है, इसने जो करा ये 4 मिनट्स 23.328 सेकेंड्स में इसने जीता। सेकंड आई है इसमें नदु भगोम चुंदन, जो कि सेकंड आई है, और थर्ड आई है वियापुरम चुंदन। ठीक है, तो कौन कौन सी है हमारी? फर्स्ट आई है हमारी अरोमल चुंदन, सेकंड आई है नदु भगोन चुंदन, और थर्ड आई है वियापुरम चुंदन। क्या हुआ था? 72nd नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो हुई थी पुनामाडा लेकिन आलापूजा में। ये कहां पर है? केरला में है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप लैंडस्केप 2026 रिपोर्ट, हाउ मच फंडिंग डिड इंडियन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप रेज इन हाफ ईयर वन ऑफ 2026? ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में इंडियन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने कितना पैसा रेस करा है, कितनी फंडिंग रेस करी है? ये करी है इन्होंने 61.9 मिलियन डॉलर्स। और ये बात किस में बोली गई है? इंडियन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप लैंडस्केप 2026 रिपोर्ट के अंदर ये बात बोली गई है कि इंडियन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने 61.9 मिलियन डॉलर्स को रेस कर लिया है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। इससे हमें पता चलता है कि कितना इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का इंडिया की चिप डिजाइनिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में अंडर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स। According to recent data, the total principal repayment and interest payment made by Indian Railways toward lease charges to IRFC and Ministry of Finance, ये कितना हो गया है? ठीक है, तो जो टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रिपेमेंट करा है इंडियन रेलवेज ने आईआरएफसी की लीज चार्जेस के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, सो इट हैज इंक्रीज टू 46,538 करोड़। इंडियन रेलवे ने प्रिंसिपल रिपेमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट किया टुवर्ड द लीज चार्जेस टू आईआरएफसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
और ये अमाउंट बढ़कर हो गया है 46.538 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26। जो 21-22 में था, देखो 21-22 में था 28,702 करोड़, जो कि इतना ज्यादा हो गया विद इन द 4 ईयर स्पेन। आईआरएफसी क्या है? आईआरएफसी जो है एक डेडिकेटेड मार्केट बोरोइंग आर्म है इंडियन रेलवेज की। रिसेंटली अगस्त 2026 में कौन सी यूएस स्टेट ने बोला है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा है कि नवंबर 8 2026 जो है दिवाली डे के नाम से मनाया जाएगा। तो यूएस में क्या होता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मल्टीपल जो स्टेट्स है वहां पे इटसेल्फ, वहां फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलती है। तो इंडिया की तरह यूनियन गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट है। तो हर स्टेट का अपने अलग अलग कुछ कुछ कानून होते हैं। तो ये बोला गया है कैलिफोर्निया ने, कैलिफोर्निया ने बोला है कि वहां पे इतना ज्यादा इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन अमेरिकन है, कि उन लोगों को खुश करने के लिए, कि उन लोगों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है दिवाली का, हमारे लिए भी है उन लोगों के लिए भी है जो वहां पे इंडियंस हैं। तो उसके लिए कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करा है कि 8 नवंबर 2026 को दिवाली डे मनाया जाएगा, अर्जिंग स्टेट वाइड पार्टिसिपेशन इन द सेलिब्रेशंस। Which toll-free helpline number was launched in West Bengal to report complaints related to extortion? तो वेस्ट बंगाल में एक्सटॉर्शन के केसेस बढ़ रहे थे, जिसके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी, तो अमित शाह जी ने अनाउंस करा है एक टोल फ्री नंबर 155-334 155-334। ये डायरेक्टली एक्सटॉर्शन कंप्लेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा और भी नंबर्स है, जैसे 155-335 ये सिंडिकेट एक्टिविटीज के लिए है, 155-337 ये इलीगल रोड एंड टोल कलेक्शंस के लिए है, और 155-339 ये इलीगल लिक्वर के लिए है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक्सटॉर्शन रिलेटेड है, तो उसके लिए 155-334 लॉन्च किया है हमारे होम मिनिस्टर जी ने। Who among the following was awarded इला बंसीधर पंदा कला सम्मान 2026 for lifetime excellence in the field of art? इला बंसीधर पंडा कला सम्मान दिया गया है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, किसे दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ये दिया गया है गुरु दुर्गा चरण रणवीर को और दामोदर बेहरा को। तो इला बंसीधर पांडा कला सम्मान 2026 फॉर लाइफ टाइम एक्सीलेंस इन आर्ट, ये ओडिसी मास्टर और पद्मश्री अवार्डी हैं गुरु दुर्गा चरण रणबीर, और स्कल्पचर आर्ट एडुकेटर हैं दामोदर बेहरा। दोनों ही लोगों को साइटेशन मिलेगा, कॉपर प्लेक मिलेगा और 2.5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। ईला बंसीधर पंडा कला सम्मान किस किस को दिया है? ओडिशा माइस्ट्रो पद्मश्री अवार्डी गुरु दुर्गा चरण रणबीर को और स्कल्पचर आर्ट एडुकेटर दामोदर बेहरा को। Which organization developed India's first soil texture map providing detailed soil information for every hectare of the economy? तो इंडिया का पहला सॉइल टेक्सचर मैप बनाया गया है जो कि सॉइल इंफॉर्मेशन की डिटेल्स देगा फॉर एवरी हेक्टेयर ऑफ द कंट्री। तो ये करा है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और वो आईसीएआर के अंदर फंक्शन करता है, उन्होंने इंडिया का पहला सॉइल टेक्सचर मैप बनाया है। 16 जुलाई को मैप को रिलीज किया गया था, और मैप जो है फील्ड स्टडीज को यूज कर रहा है, रिमोट सेंसिंग को यूज कर रहा है, और एआई और एड क्रॉपिंग को यूज कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सोप्लैनेट G523b। एक एक्सोप्लैनेट ढूंढ के निकाला है स्पेस साइंटिस्ट ने, जिसका नाम रखा गया है GJ523b। अब उसके बारे में हमें कुछ लाइनें दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सी लाइनें या कौन कौन सी लाइनें सही हैं। तो GJ523b जो है, इसका मास अप्रोक्सीमेटली अर्थ से 23 टाइम्स है, इसका रेडियस अर्थ से 2.55 टाइम्स बड़ा है। इनिशियली इसे नासा के ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने देखा था। क्या नाम था सैटेलाइट का? ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। और ये मिड साइज ऑरेंज के ड्वार्फ स्टार के आसपास ऑर्बिट करता है, विच इज लोकेटेड अबाउट 87 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। देखो इस चीज पे सवाल आ सकता है, कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, और इस पे तो चार चार सवाल बन सकते हैं। कौन सी सैटेलाइट ने ढूंढा, अर्थ के रेस्पेक्ट में कितना भारी है, अर्थ के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है, और ये कौन से स्टार के अलोंग घूम रहा है, या फिर कितने लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है। तो चारों की चारों स्टेटमेंट सही है, ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। GJ523b है, जिसको इनफॉर्मली निकनेम दिया गया है मेगा अर्थ, और क्योंकि इसका नाम मेगा अर्थ रखा गया है इसीलिए ये हमारे लिए जरूरी हो गया है। ये अराउंड अर्थ के मास का 23 टाइम्स है और अर्थ के रेडियस का 2.55 टाइम्स है। ये फर्स्ट डिटेक्ट करा नासा के टेस्ट
ने टेस्ट किया है टेस्ट ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, और ये के ड्वार्फ स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है अप्रोक्सीमेटली अबाउट 87 लाइट ईयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। Recently, which Indian defense startup unveiled FWD Supreme Light, which is described as India's first AI pilot fighter jet program? तो इंडिया का पहला AI पायलटेड फाइटर जेट प्रोग्राम कौन सा है? FWD सुप्रीम लाइट, जिसे शायद हम लोग शॉर्ट में फॉरवर्ड सुप्रीम लाइट बोलेंगे। तो कौन से इंडियन डिफेंस स्टार्टअप ने ये प्रोग्राम अनवील किया है? तो ये किया है फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने। फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया का पहला AI पायलटेड फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसका नाम है FWD सुप्रीम लाइट, फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस सुप्रीम लाइट नाम से लॉन्च किया है। फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज अनवील्ड FWD सुप्रीम लाइट, जो कि डिस्क्राइब किया जाता है इंडिया का पहला AI पावर्ड फाइटर जेट प्रोग्राम। इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म को प्लान किया गया है कि करीब 30 घंटे का एंड्योरेंस और 3000 किलोमीटर की रेंज दिखाएंगे फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स, स्वार्म ऑपरेशन एंड ISR मिशंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026। नेशनल टीचर्स अवार्ड से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें आई हैं। 5 सितंबर को दिया जाता है, ये प्रेसिडेंट जी देंगी, तो उसी से रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 इसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर करेंगी 5 सितंबर 2026 को। बिल्कुल सही बात है। टोटल 48 स्कूल टीचर्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द 2026 अवार्ड्स। ओके, awards represent 27 states, 7 union territories and 6 government organization। नेशनल टीचर्स अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था साल 1958 में। तो इसमें से कौन कौन से सही है, कौन कौन से नहीं है? ऑल ऑफ द अबव, चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला है कि वो कन्फर करेंगे नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 248 स्कूल टीचर्स ऑन 5 सितंबर 2026 एट विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में ही होगा इवेंट। द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1958 और इसको हर साल टीचर्स डे पर प्रेजेंट किया जाता है। शिंजीरो कोइजुमी, ये फर्स्ट टाइम इंडिया आए हैं घूमने। ठीक है, ये जापान से आए हैं और जापान में इनकी क्या पोजीशन है? शिंजोई कोइजुमी क्या है जापान के? जापान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। जापान के डिफेंस मिनिस्टर है शिंजीरो कोइजुमी, जिन्होंने अपनी पहली इंडियन विजिट करी है 19 से 20 अगस्त तक। जापान की बात करें तो कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन। विजिट का एम था कि जो इंडिया और जापान का डिफेंस कोऑपरेशन है उसे स्ट्रेंथन करना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये करंट अफेयर्स आप लोगों को अच्छे लगे हो तो PDF के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स के नाम से चैनल है, आप लोग इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों को विश्वास क्लासेस का चैनल मिल जाएगा। जब पूरा हफ्ते का रिवीजन हो जाएगा, पूरे हफ्ते का मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, तब पूरे वीक की PDF कंपाइल करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए या फिर डेट वाइज जो भी करंट अफेयर्स वीडियोस हैं, उन्हें बस वीडियोस को आप एक वीडियो को दो बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए फिर एक बार दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चंस आप लोगों के अच्छी तरह से उसमें रेडी हो जाएंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।